जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज के क्लास में MVVI लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक कराएंगे, जो कि आज का जो है ये दूसरा सेट है प्यारे बच्चों। और हम आपको पहले सेट में हम आपको अच्छे तरह से पढ़ा दिए हैं और आपको उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आप सबने दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है प्यारे बच्चों। और आज का जो ये सेट 2 है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक से लेके सेट 1 से लेके सेट 10 तक देख लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपके हैंडराइटिंग के ऊपर। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम जो क्लास आपको करा रहे हैं वो 10 का 10 सेट में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और उसी के लपेट यानी घुमरा चुमरा कर आपको प्रश्न पूछेगा फाइनल में। तो जरूर हम आपको कहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ MVVI यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको कराएंगे, जो 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप तीसरा सेट भी देखिए, चौथा, पांचवा, इसी तरह से आगे का सेट देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के भेजिएगा, उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे और वहां से आप ज्वाइन कर पाइएगा प्यारे बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न जो कि कह सकते हैं ये मोस्ट VVI में आता है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे की समस्याओं को लिखे। देखिए सर, भारत के रेलवे की जो समस्याएं है, यानी कि हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या उल्लंघन होता है, क्या हमारे साथ होता है, नहीं होता है, इनके बारे में। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय रेलवे की समस्याओं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। आपको ऐसा ही लिखना है, सेम टू सेम, कि भारतीय रेलवे की समस्याओं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है सर, बिना टिकट की यात्रा करना। अब देखिए, यहाँ से मेरा कॉलेज है, यहाँ से हो गया, ये मेरा घर हो गया सर, यानी कि यहाँ से एक घर तो यहाँ हो गया, और यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है गाड़ी से। और यहाँ से अगर दरभंगा जाना है या पटना जाना है तो या मुजफ्फरपुर जाना है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, टिकट नहीं कटाते हैं। तो ये किसको घाटा हो रहा है सर? रेलवे को घाटा हो रहा है। ठीक है, पहला नंबर। मानव रहित संपार, यानी कि मानव रहित संपार हो गया दूसरा समस्या सर। तीसरा समस्या क्या है? समय पर परिचालन न होना। कभी कभी रेल दिखेगा प्यारे बच्चों, टाइम रहता है 2 बजे, क्या रहता है, टाइम बजे 2 बजे, लेकिन वो गाड़ी कब आता है, 5 बजे आता है। कब आता है, 5 बजे। कभी कभी क्या बजे आता है, 6 बजे आता है। ये सब दिन रेगुलर नहीं रहता है, ये कभी कभी रहता है। अधिकतर आप 80% ले सकते हैं 5-6 बजे, बाकी 20% ही जो रख सकते हैं वो टाइमली रहता है। ठीक है, लोकल गाड़ी की बात बता रहे हैं हम। तो समय पर परिचालन न होना तीसरा कारण हो गया सर। अब चौथा कारण में क्या है सर? चौथा कारण में जो है यात्री सुरक्षा का अभाव। अब यात्री क्या हुआ कि कोई चैन लूट लिया, अति में ही क्या कहते हैं, रेल में ही कोई उतरे तो उतरे में पॉकेट में से पैसा छीन लिया या निकाल लिया, ये सब होता है। सुरक्षित यात्रा का अभाव। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे अगर आप याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको 2 नंबर यहाँ से 100% मिल जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो गया होगा। और अगर आपको तनिक भी हम आपको समझा पाए हैं, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा सपोर्ट आप हमें जरूर कीजिएगा, अच्छा रहता है। चलिए सर, दूसरा प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न में कि सामूहिक कृषि क्या है। सामूहिक कृषि जो है सफल परीक्षण किया गया था डेनमार्क में सर। कहाँ किया गया है? डेनमार्क में, जहां पर सफल परीक्षण किया हुआ भी है। इसमें क्या होता है सर? देखिए, वैसी कृषि प्रणाली जिसमें अब किसान क्या है, जिसमें किसान अपनी भूमि, पशु, श्रम को मिलाकर साथ साथ मिलजुल कर खेती करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सामूहिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती साम्यवाद देश में प्रचलित है, जिसमें से आपका जो हो गया रूस हो गया सर, आपका चीन हो गया, वहां पर जो है ये कृषि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और साथ ही साथ जो आपका डेनमार्क है, वहां पर भी क्या है, बहुत ही प्रचलित, जो कि यहीं पर सामूहिक कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। इसमें क्या होता है सर? किसान, जो कि हम एक मान लेते हैं किसान है, तो मेरे पास क्या क्या होगा सर? भूमि होगा, पशु होगा यानी कि बैल वगैरह हो गया, वो हो गया, और श्रम जो कि हम खुद है, ठीक है, मजदूर।
अब ये हम तीनों चीज मिला के, यानी कि मेरा इतना जमीन है, किसी और का इतना जमीन होगा, किसी और का इतना जमीन होगा, किसी और के पास इतना जमीन है, ये तीनों आदमी मिल के, चार आदमी मिल के जब खेती करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अनाज उत्पन्न होगा और इससे हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं सब। तो ये होता है सामूहिक कृषि का फायदा, राइट। चलिए अगला चलते हैं। ये वाला प्रश्न जो कि ये कह सकते हैं 100% एमवीबीआई है सर, क्या है 100% एमवीबीआई है, जरूर याद कर लीजिएगा। 3 नंबर में कहा है कि भारत में घटते जल संसाधनों के कारकों के लिखे। अब देखिए भारत में जो जल कम रहा है, यानी कि पानी जो है मान लेते हैं 100 रुपया है, तो हमारे जो पापा है उन्होंने 5 रुपया खर्चा किया होगा, मान लेते हैं 5 रुपया खर्चा किया होगा। हम जो है सर 10 रुपया खर्चा कर दिए। आने वाला जो है हमारे जो और भी अंशज आएंगे, वो अगर 10 रुपया खर्चा किए फिर उसके भी 10 रुपया खर्चा करें, तो क्या ये पानी खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मान लेते हैं कि हम 2 भाई है, 2 भाई में 10 रुपया खर्चा कर दिया, फिर उसके भी और होगा, फिर उसके भी और होगा, इससे क्या होगा, पानी की खपत जो है ज्यादा हो रही है। तो यही करा है कि भारत में घटते जल संसाधन के कारकों को लिखे। तो आप उत्तर में लिखेगा कि भारत में जल संसाधन के घटने के निम्नलिखित कारण है जो इस प्रकार है। सबसे पहला कारण जो है, सबसे बेस्ट और सबसे पहला रीजन जो है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जैसे पहले जनसंख्या थी सर 2011 में जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी, और अभी 2024 है सर, यहाँ पे कितना है 145 या 140 प्लस करोड़ जनसंख्या है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है सर, ठीक है। अगला प्रश्न, तीव्र औद्योगिकरण यानी कि बड़ा बड़ा कारखाना कंपनी वगैरह खोलना, ये हो गया। शहरीकरण का विस्तार, शहर में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। जलवायु परिवर्तन, अभी देखते हैं कभी कभी एकदम गर्मी ही गर्म रहता है, कभी बारिश ही बारिश होने लगता है, तो इसके कारण भी क्या होता है सर, थोड़ा सा पानी के घटत होता है। जैसे मान लेते हैं खूब रौद ही रौद आ जाए, इससे क्या होता है, फसल वगैरह जल जाता है, साथ ही साथ पानी जो है कल वगैरह चापाकल होता है वो सब के सब सूख जाते हैं। और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो जल का दुरुपयोग, जो कि हम गांव वाले हो गए या शहर वाले हो गए, ये सब क्या करते हैं, शहर में तो अभी नल टंकी खुला हुआ रहता है, मतलब कि खुला ही रहता है वो समझिए, और गांव में तो समझिए वो तो अलग लेवल का उसमें भी दुरुपयोग किया जाता है। तो इस टाइप का ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे से। 4 नंबर में कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर क्या है। ठीक है सर, अंतर्राष्ट्रीय, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है सर, तो भारत और अमेरिका, क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, भारत और अमेरिका, या अमेरिका से लंदन, लंदन से दुबई, दुबई से कतार, इन सब के बीच में आना जाना वो होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब भारत में ही हो गया यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से आंध्र प्रदेश, तो वो होता है अंतर्राज्यीय। या एक गांव से दूसरे गांव, यानी सीतामढ़ी से पटना, पटना से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, ये होता है अंतर्राज्यीय सर। देखिए हम आपको समझाने के लिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए उत्तर देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाने वाले को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। एक देश से दूसरे देश, यानी भारत से अगर हम अमेरिका गए तो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। और अंतर्राज्यीय प्रवास उसे कहते हैं जिसमें एक ही देश के अंदर, एक ही राज्य में, एक ही शहर से, एक ही या दूसरे शहर या गांव से दूसरे गांव में होने वाले प्रवास को हम क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सर, ठीक है। चलिए देखिए बाबू, ये सब चीज जो है ना कॉपी में लिख के क्या करने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला चीज है। अगर आप अभी कॉपी में लिख लेते हैं और 2 से 3 दिन अगर आप देख लेते हैं, तो ये हम आपको 100% विश्वास दिलाएंगे कि आपको सभी के सभी प्रश्न याद हो जाएगा। कम से कम आपको अच्छा खासा नंबर लाना है सर, तो 1 से लेकर 6 तक भी सेट आप जरूर देखिए, कम से कम 6 सेट तक भी। वैसे 10 नियम है, बट आप 6 सेट तक भी देख लेते हैं ना, तो आपको अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा सब्जेक्ट में। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यही। 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। देखिए सर, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। देखिए भारत में क्या है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। जैसे चिलमी से हो गया, जो कि ईंटा पकाने वाला हो गया, आपका जो हो गया मिट्टी पर से हो रहा है। आप गाड़ी देखते हैं, मोटर गाड़ी जो कि धुआं दे रहा है, अभी R15 फला चिला, ये सबसे और ज्यादा उड़ा रहा है। तो उत्तर में लिखिएगा कि वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट जो है, कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाला धुआं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
मोटर कार के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं। तीसरा, कीटनाशक हवा, जो कि आप कह सकते हैं पॉलिथीन वगैरह जलाने से जो निकलता है वो। चूल्हा का धुआं जानते हैं, जो कि आपके घर में होता है वो, उससे भी होता है सर। अब जो है यहाँ पर तेज हवा के कारण धूल उड़ना। अब देखिएगा सड़क पर आप जा रहे हैं और खूब हवा उड़ रहा है, ये होता है गर्मी के मौसम में खूब हवा आ रहा है, और इससे क्या होता है, भवंडर जैसा बनता है और आपके मुंह पर आके पूरा का पूरा क्या कर देता है, धूल पड़ जाता है, जो कि आपने रियलाइज कभी ना कभी जरूर किया होगा सर। तो ये सब कारण किसका है प्यारे बच्चों, ये है आपके वायु प्रदूषण के कारण। और ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ऐसे प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं। 2-4 प्रश्न इसमें से पूछे भी गए हैं, जो कि हम आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए छठा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है सर, थोड़ा सा और बड़ा कर ले क्या, थोड़ा सा और बड़ा कर ले, तब तक आपसे एक वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले। जब तक हम इसको बड़ा करते हैं, साइज बढ़िया करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। उम्मीद है कि आप सब कर दीजिएगा, इतना प्यार तो आप जरूर दिखा सकते हैं। 6 नंबर में कि ऊर्जा के नवीकृत या अनवीकृत साधनों में अंतर दे। तो आप उत्तर में लिखिएगा कि ऊर्जा का वैसा साधन जिसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद उसे पुनः प्रयोग में लाया जा सके, उसे नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसे हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नवीनीकृत ऊर्जा कहते हैं। जिसमें आपका हो गया, पहला नंबर पे हो गया जल ऊर्जा, हो गया सौर ऊर्जा, हो गया पवन ऊर्जा, हो गया आदि, ये सब आते हैं। और ऊर्जा के वह स्रोत जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में न लाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीनीकृत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है, जिसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ताप हो गया, ये सब जैसे आग उग लगा दिए उसके बाद उसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न के लिए आप MVVI कैटेगरी लगा लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 7 नंबर है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है, या स्थानांतरित कृषि क्या है, या झूम की खेती क्या है। अब किसी न किसी टाइप का 3 प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है, जीवन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि या झूम की खेती। कैसे भी प्रश्न पूछे आपको उत्तर यही देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा सर। अब उत्तर में क्या लिखिएगा कि कृषि की वैसी प्रणाली जिसमें झाड़ियों व पेड़ों को काटकर उसे जलाया जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एक पेड़ का जगह हो गया सर, जगह को सेलेक्ट किया जाता है और वहां के पेड़ पौधों को क्या किया जाता है सर, काट दिया जाता है, छोटे छोटे जो पेड़ रहते हैं उसको, और फिर वहां के जो है पूरे के पूरे को जला दिया जाता है, तथा उसके राख में मिट्टी को मिलाकर, जो मिट्टी बोलता है ना, मिट्टी और राख तो मिलाकर खेती की जाती है, उसमें बीज डाल के, और इस भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो दूसरी क्षेत्र में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसे झूम की खेती या जीवन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, ये आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा है, 8 नंबर में अगला प्रश्न में कह रहा है कि शुष्क कृषि क्या है। तो आप उत्तर में लिखेगा कि जिन क्षेत्र में वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, वहां पर यानी वर्षा ही वर्षा होती है, उस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शुष्क कृषि कहते हैं। जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा सर, ठीक है। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी ये आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9 नंबर में है 2011 के अनुसार भारत के संख्यात्मक जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो कौन कौन है। उत्तर में लिखेगा सर, सबसे ज्यादा जो है बिहार में रहा था, जो कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में। पश्चिम बंगाल में जो कि 1028, केरल जो कि 860, उत्तर प्रदेश जो कि 829। ये जरूर आप अच्छे से याद रखिएगा कि 2011 के अनुसार भारत के संख्यात्मक जनसंख्या वाले जो धर्म था, यानी सबसे ज्यादा कहाँ पर था सर, वो था बिहार, नंबर 1 पे, ठीक है। चलिए सर अब अगला प्रश्न देखते हैं कि चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है सर, तो एक जगह इलाज न होने के बावजूद हम क्या करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, यानी कि अगर भारत में नहीं इलाज हो पाया है तो हम विदेश में जाएंगे, जिसमें अमेरिका, दुबई, कतार, यहाँ पर जानेंगे, तो वो होता है चिकित्सा पर्यटन, ठीक है। उत्तर में देखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि चिकित्सा अर्थात इलाज, जो व्यक्ति अपने बीमारी के इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं,
चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, यानी इलाज करवाने के लिए। किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो कैंसर के इलाज कराने के लिए एक देश से दूसरे देश जाएगा, या एक राज्य से दूसरे राज्य जाएगा, या एक जिला से दूसरे जिला में जाएगा और ठीक करवाने के लिए सर, और वो क्या कहलाता है? चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है 11 नंबर में कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेगा कि वह उद्योग, वह लिखेगा, वाह नहीं लिखेगा लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहता है उसे हम कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, सीमेंट उद्योग। देखिए सर, ये क्या कर रहा है? खनिज आधारित उद्योग क्या होता है? तो वह उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए, क्या है प्यारे बच्चों? कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर रहते हैं। जिसमें कोयला आपका पहले नंबर पे आता है, और लोहा अगर लोहा अगर कच्चा लाएगा तभी तो उसको स्टील वगैरह में या अलग अलग प्रकार में शेप दिया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। और खैर ये भी शायद मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब ये जो है प्यारे बच्चों 12 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं, ये 2 नंबर में 100% आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। न विश्वास हो तो जाके देख लीजिएगा। और वहां पर पूछा गया है कुछ अलग प्रकार से, पूछा गया है रबी फसल के 4 उदाहरण दीजिए। भारत में 4 रबी फसल के उदाहरण दीजिए। और आपको जब पते नहीं रहेगा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है, उसके 4 फसलों का नाम लिखना है, तब आप कैसे जानिएगा? देखिए सर, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का है या रबी फसल का है। आपके खरीफ फसल नहीं पूछ रहा है। खरीफ फसल पूछता ना तब आपका अलग बात रहता है। यहाँ पर रबी फसल पूछ रहा है, जो कि 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। और जो बच्चे को पता रहेगा कि रबी फसल क्या होता है वो अच्छा खासा लगा लेगा। तो आप उत्तर में लिखेगा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के निम्नलिखित उदाहरण है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट जो है सर, चावल। क्या है सर? चावल। यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य इस तरह से होगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है सर? चावल आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है सर? गेहूं आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? मक्का आता है सर। चौथे नंबर पर क्या आता है? ज्वार आता है। पांचवें नंबर पे क्या आता है सर? रागी आता है। छठे नंबर पर राई भी आता है। ये सभी जौ हो गया, ये सब इसी में आता है सर। ठीक है, खरीफ फसल के, जो कि ठंडे के मौसम में जो भी फसल उत्पादन होता है उसे हम रबी फसल के अंतर्गत ले सकते हैं सर। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि गेहूं आप नंबर 1 पे ले सकते हैं। मक्का, अभी मक्का जो है बुआई वगैरह हो गया होगा, उसका बड़ा बड़ा बीज होता है, बड़ा बड़ा अथी होता है, डांट, एक तरह से कह सकते हैं वही। अब ये भी प्रश्न भी आई है, बहुत बार पूछा गया है। अब बच्चे देखिए कहेगा सर नहीं पढ़ेंगे तो अलग बात आपकी हो जाएगी कि भूगोल से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल से क्या समझते हैं, ये भी पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेगा कि भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, जिसका अर्थ होता है, भू का अर्थ होता है भूमि और गोल का अर्थ होता है गोल। गोल का अर्थ गोले होता है, अर्थात वैसा विषय जो भूमि के बारे में बतलाती है उसे हम क्या कहते हैं सर? भूगोल कहते हैं। वैसा विषय जो भूमि के बारे में बताती है कि यहाँ भूमि पर क्या क्या है, पर्यावरण हो गया, प्रदूषण हो गया, खनन हो गया, सब चीज है यहाँ पर, अनेकों चीजें भूमि पे, और इसी के बारे के में हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं सर? भूगोल कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये भी देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम पूछे। ये भी 2024 में पूछा गया है। आपको पूछा गया कि भारत के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों का नाम लिखिए, तो आपको सीधा कोयला पूछा है ना बाबू, देखिए कोयला पूछा है ना, और 4 यहाँ पर दामोदर बेसिन, कुछ भी रहे या भारत रहे, कुछ भी रहे, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं। बस कोयला बोला है ना, कोयला के 4 प्रकार सर, 4 जगह जो नाम लिख देना है। देखिए सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे कि दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र के निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। हमने नहीं लिखा है लेकिन आप लिख दीजिएगा। सबसे पहला जो है रानीगंज कोयला क्षेत्र। क्या है सर? रानीगंज कोयला क्षेत्र। दूसरा आप लिखिएगा झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र। क्या लिखेगा? झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र। तीसरा लिखिएगा झारखंड का गिरिडीह कोयला क्षेत्र। चौथा लीजिएगा बोकारो, बोकारो कोयला क्षेत्र जो कि झारखंड में है। और पांचवा और लिख दीजिएगा, पांचवा में आपका होगा सर सिंगरौली। क्या होगा? सिंगरौली, सिंगरौली के मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र। ये आप लिख दीजिएगा। तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको 2 नंबर देने से रोक दे, या आपके आगे भारत रहे या कुछ भी रहे, आपको 4 कोयला क्षेत्र का नाम बोला है लेकिन आप लिख दीजिएगा। किसी की मजाल नहीं है कि आपको 2 नंबर काट ले, इतना हम आपको जरूर कहेंगे।
लेकिन लिखने का तरीका आपको होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न वही रहता है लेकिन घुमा फिरा देता है। अब देखिए आपके सामने 15 नंबर में क्या है कि नव निश्चयवाद क्या है। तो उत्तर में लिखेगा इसे रुको और जाओ का भी मार्ग बोला जाता है। यह विचारधारा नियतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो प्रकृति है वो मानव पर नियंत्रण नहीं बना सकता है कि प्रकृति जैसे चाहेगा वैसे भूकंप ला देगा, जैसे मन करेगा वैसे बाढ़ ला देगा, जैसे मन करेगा वैसे उसको पलटा देगा। वो नियंत्रण नहीं है। और न ही मानव जो कि हम है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। रियलिटी बात है सर, हम प्रकृति पर विजय नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं उल्टे हमारे ऊपर ही दबाव पड़ जाएगा और हमारे लिए खतरा का संकेत बन सकता है। परंतु प्राकृतिक नियमों का पालन करके, प्राकृतिक नियमों यानी कि उतना ही पेड़ पौधा काटो या पेड़ पौधा काटो तो लगाओ भी, साफ सुथरा रखो, सब चीज की व्यवस्था उचित रखो, नदी नाला बनाओ ताकि पानी बहाव अच्छा खासा हो। तो प्राकृतिक नियमों का पालन करके मानव प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके परामर्शक जो है ग्राफिक टेलर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए जो है सेट 3 आने वाला है जल्दी। अब आपसे एक छोटी सी विनती है बाबू, आप पूरा वीडियो आप देख लिए हैं, अब तो लाइक कर दीजिए। आप कर दीजिएगा ना, करिए फटाफट करिए। तो 1 मेरे प्यारे छात्र, 2 मेरे प्यारे स्टूडेंट एक सर के लिए लाइक कर दीजिए फटाफट। सब कर दिया ना, बहुत बहुत धन्यवाद अगर कर दिए तो। नहीं किए तो कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आपकी विनती पे ही हम सब्जेक्टिव ला रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य है करे, क्योंकि ये सब वीडियो बना हुआ है लेकिन अगला बार से आपको बेस्ट दे रहे हैं समझाने के तरीका में, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।